डायमेंशनल एनालिसिस का दो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन जो बताया एक सिस्टम को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का, और सेकंड एप्लीकेशन जो हमारा था वो सेकंड एप्लीकेशन था कि हमने किसी इक्वेशन का डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है, वो कैसे हम लोग चेक करते हैं, राइट। जैसे आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक दिया था v इक्वल्स टू यू प्लस 80 का जो डायमेंशनली करेक्ट था और आपको पता है कि वो एक्चुअली भी करेक्ट है, बट दूसरा एग्जांपल हमने लिया था कि v इक्वल्स टू 80 प्लस यू, v इक्वल्स टू आपका लिया था हमने ut प्लस a, ठीक है, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट था। तो ये दो एप्लीकेशन था। आज हम लोग तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन जो हमारा है, वो थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग को ये देखना है कि किसी इक्वेशन को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं, राइट। जैसे आपका कोई भी आप इक्वेशन ले लो, सपोज मान लो टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो हम लोग उसका लेंथ पे वो डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को सोचना है कि वो किस चीज पे डिपेंड करता है। आपको मैं जस्ट एक सिंपल से एग्जांपल, कभी ये नोट करना घर पे, आज ही कर लेना, क्या करना है, एक पत्थर लेना या कोई ऑब्जेक्ट लेना, उसको एक थ्रेड से बांध देना। आप नोटिस करना कि अगर थ्रेड लंबा होगा तो उसको रोटेट करने में, या फिर आप जरा सा लेकर के छोड़ोगे तो वो जो टाइम लगेगा, लंबा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर छोटा होगा तो उसको कम टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब वो फास्टली, छोटा अगर लेंथ कम होगा तो फास्ट मूव करेगा, और अगर लेंथ लंबा होगा तो कम मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा, राइट। तो इससे एक चीज पता चला कि उसका टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो पहले सबको टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए। टाइम पीरियड उस टाइम को बोलते हैं जिस टाइम के बाद कोई भी बॉडी अपना मोशन को रिपीट करे। द टाइम इन विच द बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ दैट बॉडी, राइट। तो टाइम पीरियड जो है पहला चीज डिपेंड किया लेंथ पे। सेकंड जो है वो डिपेंड करेगा आपका, आप सोचोगे कि मास पे भी डिपेंड करेगा। मास यानी कि अगर आप छोटा बॉल लोगे तो वो आसानी से आप रोटेट कर सकते हो, लेकिन बड़ा बॉल लोगे या फिर आप स्टोन लोगे तो उसको आपको रोटेट करवाने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पे आप जानते हो कि जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है वहां पे एक्सेलरेशन जो है 9.8 होता है, और मून पे है तो मून पे एक्सेलरेशन 1.63 होता है। 9 पे आपने पढ़ रखा है, 9.8 होता है अर्थ के सरफेस पे और 1.63 होता है मून के सरफेस पे। तो वहां पे आपका फोर्स जो है कम लगता है और यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगता है, तो वो चीज पे भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और यहाँ पे अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है डायमेंशनल मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं उस पर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि मान लेते हैं, देखिए कि टी जो है टाइम पीरियड, वो अभी बताया कि तीन चीजों पर डिपेंड किया। पहला चीज है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। तो हमने मान लिया मास के, ये प्रोपोर्शनल है, जितना भारी पत्थर होगा उसको रोटेट करवाना उतना आपका टफ होगा। तो हम लोग मानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का, और इसका जो पावर है वो ए होगा। सेकंड मानते हैं हम लोग लेंथ पे, अभी लेंथ पे बताया था कि अगर छोटा रस्सी होगा फास्ट मूव करेगा और बड़ा रस्सी होगा तो स्लोली मूव करेगा, तो एल का पावर बी। और थर्ड है एक्सेलरेशन यानी जी, जी का पावर सी। अब देखो जरा कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू k, ठीक है, m का पावर a, l का पावर b एंड g का पावर c, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड डायमेंशन ले रहा हूँ, ठीक है ना, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन आपको ऑलरेडी मालूम है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t, या फिर सिंपली t बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करेंगे क्योंकि अभी कंपेयर करना पड़ेगा। तो
कंपेयर करना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे m का पावर 0, l का पावर 0 एंड देन t, ठीक है, पावर 1, t का पावर 1. दिस वन वाज लेफ्ट हैंड साइड. अब आते हैं राइट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड में k इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का पहले से बताते आ रहे हैं कि कांस्टेंट कोई भी उसका डायमेंशन नहीं होता, राइट. ठीक है, नंबर कोई होता है तो वो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा. तो ये k का हम लोग हटा देते हैं क्योंकि उसका कोई डायमेंशन है, डायमेंशनलेस. नाउ बचा m. तो m का डायमेंशन तो कैपिटल M ही होता है, राइट. m टू द पावर a. दिस वन विल बी m टू द पावर a. एंड सेकंड इज लेंथ. तो लेंथ का तो कैपिटल L, l टू द पावर b. ठीक है. अब बचा g. g is the acceleration due to gravity. that means g is a type of acceleration. और acceleration का आपका जो होता है वो क्या होता है, l का पावर t minus 2. acceleration का डायमेंशन होता है l का पावर t minus 2 एंड होल पावर g का होल पावर कितना है, c है. तो ये दिस वन विल बी c, राइट. ठीक है. अब देखो मैं इस साइड से सॉल्व करता जा रहा हूँ. यहाँ पे सिर्फ बचा m का पावर a. दिस वन विल बी m टू द पावर a. सेकंड यहाँ पे है l का पावर b और यहाँ पे है l का पावर c. तो पावर्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं. आपको ऑलरेडी मालूम है कि a टू द पावर m into a to the power n will be equal to a to the power m plus n, right. तो यहाँ पे l का है पावर b, यहाँ पे है l का पावर c. तो the total equation will be l to the power b plus c. थर्ड वन will be time. टाइम देखो यहाँ पे टाइम, तो टाइम का जब आप देखोगे तो टाइम का और इक्वेशन कहीं पे नहीं है. फाइनल जो आया वो क्या आया, -2c. तो t to the power -2c. Now we will compare both sides. ठीक है, comparing both sides. सबसे पहले इसको both side डायमेंशन है हमारा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे both sides. Comparing both sides. ठीक है. देखो तो दरअसल कंपेयर करने पे आपको मिलेगा कि a की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर. ठीक है, a की वैल्यू है आपका कितना, a इक्वल्स टू आ गया 0. क्योंकि m को m से कंपेयर करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 0 है और राइट हैंड साइड में m का पावर a है. दैट मींस a इज इक्वल्स टू 0, राइट. नाउ सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में l का पावर 0 है और राइट हैंड साइड में l का पावर b प्लस c. तो आप लिख सकते हो b प्लस c इक्वल्स टू 0. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में t का पावर 1 है और राइट हैंड साइड में -2c है. तो थर्ड आप लिख सकते हो -2c इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1. ठीक है. अब जब यहां से सॉल्व करोगे तो पहला आएगा c इज इक्वल्स टू -1/2. c की वैल्यू आ गई -1/2. मैंने क्या किया, ये c की वैल्यू को 1 - 1/2 को उठा करके यहाँ पुट किया. तो क्या हो गया देखो, b -1/2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. और यहाँ से क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी +1/2 +1/2. ठीक है. अब नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फाइनल इक्वेशन था हमारा दिस वन, इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू पुट करेंगे. तो पुट करेंगे तो देखिए तो जरा सा t इक्वल टू के m का पावर a यानी कि m का पावर 0, l का पावर b, l का b यानी कि कितना 1/2 यानी कि l का पावर 1/2 एंड g का पावर c यानी g का पावर -1/2, राइट. अब देखो k है तो t m का पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. यहाँ लिखेंगे m तो कैंसिल आउट हो गया, बचा l का पावर 1/2 यानी कि √l और g का पावर -1/2.
g का पावर -1/2 यानी कि रूट तो होगा बट नीचे होगा, तो नीचे होगा तो यहाँ पे लिखेंगे रूट L अपॉन रूट g। फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ गया, t इक्वल टू k रूट अंडर L डिवाइडेड बाई g, क्या आता है इक्वेशन। और आगे जाके जब आप SHM पढ़ोगे, 11th में एक चैप्टर है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ पे आप टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है वो पढ़ोगे। वहाँ पे क्या आता है कि k का वैल्यू हम लोग वहाँ पे प्रूफ करेंगे कि कैसे 2 पाई होता है और कैसे ये इक्वेशन आता है। तो k इक्वल टू आता है 2 पाई, ठीक है। तो टाइम पीरियड का जो इक्वेशन हो गया वो हो गया 2 पाई रूट अंडर L upon G. So this was the method we use to derive formula by dimensional analysis, ठीक है। डायमेंशन का यूज करके हम लोग कैसे किसी फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे तक ही डिराइव, ये सही यहाँ तक ही कर सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ डिमेरिट्स है। डिमेरिट ये है कि जो कांस्टेंट होता है वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, वो किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल से फाइंड होगा या बाय अदर मेथड्स होगा। लाइक यहाँ पे हम लोग k तक ही ला सकते हैं, k की वैल्यू 2 पाई हम लोग को डायमेंशनल मेथड से पता नहीं चल सकती, पहला डिमेरिट ये। दूसरा डिमेरिट ये होता है कि यहाँ पे 3 से ज्यादा, सपोज अगर फोर्थ इक्वेशन आ जाता है यहाँ पे, अगर तीसरा फोर्थ से ज्यादा मैं ले लेता तो वो पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, क्योंकि 4 इक्वेशन होते थे और हमारा जो इक्वेशन होता है वो उधर 4 ही तक हम लोग लेते हैं, मतलब इधर 3 ही ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, 3 इक्वेशन MLT रहता है, और अगर फोर्थ क्वांटिटी आ जाएगी तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बनेगा जिसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल ज्यादा हो जाए। इसलिए हमारा लिमिटेशन, 2 लिमिटेशन ध्यान रखना है। लिमिटेशन पहला ये है कि हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, क्या कांस्टेंट होगा वो फाइंड नहीं कर सकते डायमेंशनल मेथड से। दूसरा कि अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी तो भी फाइंड करने में हमें डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो ये 2 हमारा डिमेरिट्स। तो फिलहाल यहाँ तक अभी बताओ किसी को ये समझ आया और कितने लोगों को इसमें दिक्कत है, ठीक है। जिनको भी दिक्कत है आप हैंड रेज कर सकते हो। सर नहीं है सर, कोई दिक्कत। सबको क्लियर है यहाँ तक? सर सेकंड वाला जो बताया लिमिटेशन, अंशु आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका, फिर से बोलिए एक बार फिर से बता दीजिए। सेकंड वाला लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि सेकंड लिमिटेशन, हाँ दोनों ही रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि हम लोग कांस्टेंट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को बाय एक्सपेरिमेंट ही फाइंड करना होगा या बाय डेरिवेशन ही फाइंड करना होगा SHM, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि थर्ड 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे अगर डिपेंड कर रहा है तो वो फाइंड करने में डिफिकल्टी होगी, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं और वो ज्यादा इक्वेशन के लिए हमारे पास उतने वेरिएबल्स नहीं बच जाते। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसी बोर्ड को मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका जैसे लिखा है मैंने m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c। सपोज फोर्स भी आ जाता है, यहाँ f का पावर अगर d लिख देते तो फिर हमारा सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाता, सॉल्व हम लोग नहीं कर पाते, उसमें हमारा डिफिकल्टी आती। तो वो है आपका लिमिटेशन कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने क्वांटिटीज होनी चाहिए, 3। अगर 3 से कम होगा चलेगा, 2 होगा चलेगा, अगर 3 से ज्यादा होगा तो हम लोगों को डिफिकल्टी आएगी और सॉल्व करने का तरीका पूरा ही चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, बट वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर सिलेबस है, मतलब कि हमारा 11th-12th में वो चीज हम लोग नहीं करते। मैट्रिक्स रैंक 3rd का हम लोग यूज करते हैं जो कि हायर क्लासेस में यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर? यस सर। चलो हाँ प्रियांशु बोलिए। सर इस लॉ को क्या बोलते हैं? इस लॉ, ये लॉ नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला थ्रू एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये मेथड, मैं पूरा मेथड फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फिर से अभी तुरंत आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है।
तो इसलिए वो सबका बनना चाहिए। तो मैं अभी सबसे पहले इसको मेथड को पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम ऑन द, अभी तुरंत आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। मेथड जो भी चीजें आपको दी हुई रहेंगी, पहले हम लोग पावर मान लेंगे। पावर मान लेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। हमने मान लिया कि m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c। सेकंड, हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया और k एक ले लिया कि कोई कांस्टेंट होगा k। दोनों साइड डायमेंशन लिया, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का लिया, और डायमेंशन में जो जिसका पावर था सबको एक साथ कर दिया। मतलब m का पावर वाले को सबको एक साथ, l का पावर वाले को सबको एक साथ, और g का पावर वाले को सबको एक साथ। मतलब m, l और t का पावर वाला सबका एक साथ। यहाँ पे m का पावर a आ गया था, l का पावर b प्लस c और t का पावर माइनस 2c। फिर फाइनली हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद 2-3 इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन बनेंगे वो बना लिया। a = 0, b + c और c, सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। वो इक्वेशन जो बने उस इक्वेशन को सॉल्व करके सबकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a, b और c सबकी। और फाइनली जो इक्वेशन हमारा जो वैल्यूज आई a, b, c का, वो ये इक्वेशन जो हमने निकाला था ये वाला, उस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व किया तो फाइनल हमारा जो इक्वेशन आया वो फाइनल इक्वेशन भी आया। ठीक है। और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ये आपका फाइनल, अगर 11th का इंटरनल एग्जाम होता है तो इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है। नाउ अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, जरा क्वेश्चन लिखो एवरीवन। A mass, a stone लिखो, a stone of mass m, क्वेश्चन लिखिए, a stone of mass m is tied, TIED, a stone of mass m is tied, TIED, to a string of length r, सर फिर से बोलिए, a stone of mass m is tied to a string of length r। मैं फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। A stone of mass m is tied, TIED, to a string of length r, is rotating in a circular path, with velocity v, then find out the formula of centripetal force, F acting on the stone, ठीक है। देखिए 3 चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इस बार हम लोग को फाइंड करना है फोर्स, पिछले बार फाइंड करना था टाइम। ठीक है, तो टाइम को हमने लिया था टाइम प्रोपोर्शनल टू मास का पावर a, लेंथ का पावर b एंड ग्रेविटी का पावर c। इस केस में हम लोग को फाइंड करना है फोर्स, तो आप लोगे F इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, m का पावर a, फिर दिया हुआ है r, रेडियस दिया हुआ है तो r का पावर b एंड वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी का पावर c। ये लेकर के तुरंत सबको सॉल्व कीजिए और फाइनल इक्वेशन क्या आ रहा है मुझे वो आंसर चाहिए।
का पावर 1, a का पावर 1, Hello? ठीक है। b plus c is equal to 1, फाइनल इक्वेशन बताइए प्रियांशु, सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन। सर फाइनल इक्वेशन आया सर, एफ भी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर डिवाइडेड बाई एम। एफ आर डिवाइडेड बाई एम। एम एफ का इक्वेशन बिल्कुल एफ का फाइंड करना था, एम वी और आर के टर्म। सॉरी सर, सॉरी एक सेकंड। ओके सर, सॉरी मिस्टेक। प्रियांशु पहले अनम्यूट कीजिए। f is equal to mb, एम वी, yes, बस एम वी, थोड़ा सा kmb, के एम वी स्क्वायर बाई आर आएगा। सर हाँ रुकम बोलिए, अनम्यूट कीजिए पहले। एम वी स्क्वायर बाई एल, एम वी स्क्वायर बाई एल। एल, स्ट्रिंग का लेंथ आपने एल ले लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ वैसे आर लेना था। हाँ मतलब आर है तो उसका, हाँ ठीक है, राइट राइट, गुड। के एम भी स्क्वायर बाय एक एक करके एक, हाँ बिल्कुल बोलिए। एल एम वी स्क्वायर बाई, सर एम भी स्क्वायर बाय एल। हाँ ठीक है, जिन्होंने एल लिया है उनका सही है, राइट। बताइए रुको, सर- आपका आ गया? अनम्यूट कीजिए पहले आप, रुको उधर से। चलो जितने लोगों का एम वी स्क्वायर, के एम वी स्क्वायर बाई आर और या फिर के एम वी स्क्वायर बाई एल आया है, वो चैट में बस यस लिखे, ठीक है। आंसर आपका होगा के एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर के एम वी स्क्वायर बाई एल। चलो प्रियांशु, अंशु, खुशबू, विपुल, नंदनी, ओके। चलो ठीक है, ओके राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को, किसी को मुझे सॉल्व करने का अगर जरूरत है, सबका क्लियर होना चाहिए, मुझे अगर सॉल्व करने का जरूरत है तो बताइए। अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं No, बोर्ड sir. पे फिर सॉल्व करूंगा। नो सर। चलो ओके, फाइनल इक्वेशन आपका आ गया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनल इक्वेशन आपका आएगा एम वी स्क्वायर बाई के एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। या फिर आर की जगह अगर आपने एल लिया है तो फाइनल इक्वेशन आएगा एम वी स्क्वायर बाई एल, के एम वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है। तो वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन था। सेम मेथड्स हम लोग, देखो सेम मेथड हम लोग किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारे क्वेश्चन का टाइप होते हैं वो चेंज करता है, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप कैसे चेंज करता है, यहाँ पे हमने लिया कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास, वेलोसिटी एंड लेंथ, राइट। अब क्वेश्चन कभी कभी चेंज कर देगा, बोलेगा कि हम सिस्टम को ही बदल देते हैं। सिस्टम को बदल देते हैं मतलब हमने अपना फंडामेंटल सिस्टम माना है ऐसा यूनिट के टर्म्स में, जिसमें 7 क्वांटिटीज थे, मास, लेंथ, टाइम। सपोज ऐसा हो कि आप बोलो कि नहीं सर हम क्यों माने, जो जिन्होंने बना दिया तो हम माने, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आप मान सकते हो अपना अलग सिस्टम। आपने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम में आप ले रहे हो फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी, फोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, एंड डेंसिटी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बोलेगा कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। सेम चीज, अलग चीजें हो सकती है।
तो इसका एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों का इसमें मेथड में हम लोग यूज करते हैं। चलिए, अब हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है हम लोगों को इस बार कि मास इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं दो ही लेके चल रहा हूँ फिलहाल ताकि हमारा काम आसान हो, ठीक है। यू हैव टू टेक जस्ट एन आइडिया कि हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि मास इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास डिपेंड्स ऑन फोर्स, ठीक है, एंड वेलोसिटी। तो फोर्स का पावर ले लेंगे a एंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का पावर ले लेंगे b, ठीक है। फिर से हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, मास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो k हो जाएगा एंड फोर्स का पावर a एंड वेलोसिटी का पावर b। फिर क्या करेंगे, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, ठीक है। तो डायमेंशन अगर लेंगे तो कंपेयर करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी कि m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारा मास है तो लेंथ और टाइम 0 है। k कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स का आपको पता है डायमेंशन क्या, m l t का पावर -2, t का पावर -2, और यहाँ पावर क्या है, फोर्स का a है तो a ले लेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, l t का पावर -1 का होल पावर कितना, b, क्योंकि वेलोसिटी का पावर कितना है, b है, ठीक है ना। अब डायमेंशन तो ले लिए, डायमेंशन लेने के बाद यहाँ देखो m का पावर सिर्फ और सिर्फ कितना है, a है, m का पावर इज a, ठीक है। नाउ l का पावर कितना है, तो l का पावर यहाँ से निकलेगा a और यहाँ से निकलेगा b, a प्लस b, और t का पावर लोगे तो t का पावर आएगा -2a, और यहाँ पे क्या देखो, -2 इंटू a -2a और -1 इंटू b -b, तो आ जाएगा -b, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो अब कंपेयर करोगे आप तो देखो तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ जा रही है 1, यहीं से आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट वन m का पावर आप कंपेयर करो तो a का पावर यहाँ पे दिख रहा होगा 1, पहला आ गया a का वैल्यू कितना 1। सेकंड जो इक्वेशन मिलेगा आपको मिलेगा a प्लस b इक्वल्स टू 0, a प्लस b इक्वल्स टू 0 है। a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर -1, b बराबर माइनस ऑफ a, b बराबर माइनस ऑफ a यानी कि b इक्वल टू -1, ठीक है। और यहाँ से देखो -2a माइनस b इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि b इक्वल टू -2a, ठीक है, दैट मीन्स कि -2, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लोगों का आया क्या, एक बार b की वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे a आ गया और यहाँ पे b आ गया, एक बार b की वैल्यू आ रही है -1 और दूसरे इक्वेशन से b की वैल्यू आ रही है -2,
तो ये पॉसिबल नहीं है कि ए और बी की दो वैल्यू है, एक बार -1 और -2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि m can't be expressed, m यानी कि मास m can't be expressed in terms of force and velocity only। ठीक है। अब एक और तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। आप रैंडम मेथड भी यूज कर सकते हो, रैंडम मेथड, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट, मतलब कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड आप बोल सकते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको ऑलरेडी पता है ना कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स बाई एक्सेलरेशन। तो सिर्फ वेलोसिटी के टर्म्स में तो हम लोग एक्सप्रेस कर नहीं सकते, इसलिए सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि मास m can't be expressed in terms of force and velocity only। हाँ, कोई थर्ड क्वांटिटी अगर होता, डेंसिटी या फिर कुछ और, तो मे बी एक्सप्रेस हो जाता। यहाँ पे फिर हम लोग डेंसिटी का पावर c लिखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो जो आपका होमवर्क है, और बाकी असाइनमेंट इस टॉपिक पे मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, express mass in terms of force, velocity and density। express mass in terms of force, velocity and density, ठीक है। इसी क्वेश्चन को किसी किसी बुक में घुमा करके देगा, बोलेगा टेकिंग फोर्स, वेलोसिटी एंड डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, क्वेश्चन दोनों टर्म अलग रहेगा आपका, लेकिन मीनिंग एक ही है, मेथड आपको सेम यूज करना है, ठीक है। चलिए यहां तक आज, अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, कोई डाउट, जिनको डाउट है वो हैंड रेज कीजिए। हाँ प्रियांशु बोलिए। सर सर इसमें डेंसिटी का तो फॉर्मूला, डेंसिटी का डायमेंशन, हाँ डेंसिटी का कुछ नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हाँ यही पूछना था, इसमें तो मास का यूज है। हाँ हाँ, मास का तो यूज है, तो वो आपको डायमेंशन लेना पड़ेगा ना, तो डेंसिटी का आपको डायमेंशन पुट कर देना है और फिर कंपेयर करने हैं बोथ साइड्स, ठीक है। और बाकी मैंने नोट्स में आपको जो नोट्स दिया है मैंने, उस नोट्स में इसके बेसिस पे 2 एग्जांपल है, आप उसको देखो, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मैं ये बोर्ड जो आज का है वो बोर्ड में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नो सर। अभी इसके बाद आपका मैथ्स क्लास है, और मैथ्स क्लास करने के बाद आप लोग को 10-15 मिनट का क्लास मैं फिर से लूंगा एक बार, ठीक है। तो मैथ्स के बाद भी ऑनलाइन रहिएगा, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, अभी आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट यूनिट खत्म कर लिए। यूनिट एंड डायमेंशन का 2 यूनिट्स है। यूनिट एंड डायमेंशन का पहला यूनिट हमारा खत्म हो चुका है। दूसरा यूनिट में हम लोग को पढ़ना है एरर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट समझ लो, आपका पहला जो 11th का सेकंड चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, उसका आपने समझ लो कि 80% पोर्शन कवर कर लिया, ठीक है। जितना मेजर क्वेश्चन जो आते थे वो यही पोर्शन से आते थे। अब सिर्फ 20% बचा हुआ है, जिसमें मेजरमेंट्स है, एरर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। चलिए ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैथ्स के बाद ही आप लोग ऑनलाइन रहिएगा, मैथ्स के बाद 10 मिनट में मेरे को बात करना है कुछ, ठीक है। ओके चलो, यस सर।